हाय वेरी गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का आरटीपी। और सीए फाउंडेशन के आरटीपी में हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन कर लिया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का प्रोविजन कर लिया है और पार्टनरशिप का प्रोविजन कर लिया। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे। ओके, आज की क्लास में हम लोग ना एक नया कॉन्सेप्ट करने, आरटीपी में ही आपके पास ना दो एक्ट हमारे बच गए थे। यानी हम लोगों के पास ना टोटल 5 एक्ट हैं फाउंडेशन में, जिसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप हो चुके हैं। 2 एक्ट एलएलपी और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस बचे हुए हैं ना। तो आज की क्लास में हम लोग एलएलपी और कंपनी के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर एलएलपी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये जो 16 क्वेश्चन है ये आपका एलएलपी का है। मैं एलएलपी जो है ना वो बाद में करवाने वाली हूँ, अभी एलएलपी सबसे लास्ट में करेंगे। हम पहले कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को डिस्कस कर लें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 17 क्या कहता है। इन द फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड, कोई फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड है, दे आर ओनली 5 मेंबर्स। यहाँ पे इस कंपनी में कितने मेंबर हैं, कोई 5 मेंबर, यानी ये कोई प्राइवेट कंपनी है जिनमें 5 मेंबर हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी था सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200, है ना। मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है जहाँ पे 5 मेंबर्स हैं। ऑल ऑफ देम गो इन अ बोट, ठीक है। बोट पे कहीं जा रहे थे, इन अ प्लेजर ट्रिप इनटू ओपन सी एरिया, ठीक है। द बोट कैप्साइजेस एंड ऑल ऑफ देम डाइड बीइंग ड्रॉन, यानी कि जो बोट है वो पलट गई समंदर में और वो सबके सब मर गए। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इस फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। क्या अब वो पार्ट जो मेंबर है, मेंबर की डेथ हो गई तो क्या आप कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अरे नहीं मैम, आपने हमें बताया था कि मैम जो कंपनी होती है उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। मेंबर्स के आने और मेंबर्स के जाने से कंपनी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक जीवित रहती है, जब तक इसका वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन ना हो। यानी कि मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या आप फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में रहेगी क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक जीवित रहने वाली है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्दर इज इट करेक्ट टू से दैट अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट सू और टू बी सूड। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसके पास सू और टू बी सूड के भी पावर होते हैं और कंपनी अपने प्रॉपर्टीज को खुद भी होल्ड कर सकती है ना। जैसे हमारे और तुम्हारे अधिकार है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मुझे कोई सू कर सकता है, मैं किसी को सू कर सकती हूँ, यस ऑफकोर्स, तो कंपनी को भी ऐसे कर सकते हैं। तो आ जाओ फटाफट आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। मुझे लगता है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। कहाँ गया कहाँ गया। सर पहले पॉइंट में परपेचुअल सक्सेशन की बात कही गई है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसका मतलब है कंपनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक जीवित रहेगी, वो मरने वाली नहीं है जब तक उसका वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन ना हो जाए, ठीक है। तो कहते हैं कंपनी ऑन इनकॉर्पोरेशन becomes a separate legal entity. It is an artificial legal person and have perpetual succession, which means even if all the members of a company die, the company still continues to exist and it has permanent existence. आई कहानी समझ में, तो यानी कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है और कंपनी मरने वाली नहीं है। तो हमें ये बात पता चलती है कि कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन और कंपनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक जीवित रह सकती है, ठीक है। इट हैज परमानेंट एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी, है ना। It has a perpetual succession. In this problem, the company will continue as a legal entity. The company's existence is no way affected by the death of all of its members. ठीक है ना यार। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रखा है कि क्या कंपनी सू कर सकती है किसी को, क्या कंपनी को कोई सू कर सकता है, क्या कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। तो ये ऑफ कोर्स कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन, और अगर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी सू भी कर सकती है किसी को, कोई भी उसको सू कर सकता है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है ना। द स्टेटमेंट गिवन इज इनकरेक्ट। A company is an artificial person as it is created by a process other than natural birth. It is a legal judicial as it is created by law. It is a person since it's clothed with all the rights of individual. Okay मैम, यानी कि जैसे हम नेचुरल पर्सन के राइट है वैसे ही राइट्स मिलेंगे। फर्दर
The company being separate legal entity can own property, have banking account, raise loans, incur liabilities, and enter into a contract. When members can contract with the company, acquire rights against it, incur liability, it can sue and be sued in its own name. आई कहानी समझ में? तो hence it is a legal person in its own sense, और yes of course इसके पास सारे rights होंगे legal person की तरीके से. ठीक है मैम, इतनी कहानी हमें समझ में आती है. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. अगले क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड वाज इनटू अ सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रॉड्स. अच्छा, कोई एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, यानी कि ये एक पब्लिक कंपनी है ना. वहाँ पे प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा गया, यहाँ पब्लिक कंपनी है ना. सेक्शन 2 क्लॉज 71 में याद आ गया होगा आप लोगों को, है ना. एबीसी लिमिटेड वाज इनटू सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रॉड्स, यानी एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये आयरन रॉड्स बेचते हैं और परचेज करते हैं. दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, यानी आयरन रॉड्स को बेचना और परचेज करना, ये इनका मेन काम है. ठीक है. द कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर जॉन फॉर सम फाइनेंस रिलेटेड वर्क. लेटर ऑन द कंपनी रेपुटेड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अल्ट्रा वायरस. अरे नहीं यार, कंपनी का ऑब्जेक्ट में जो काम लिखा है कंपनी वही काम कर सकती है. कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि कंपनी सिर्फ और परचेज और सेल कर सकती है आयरन रॉड्स की, तो फिर कंपनी आयरन रॉड्स की सेल और परचेज ही करेगी. और यहाँ पे लिख रखा है कि कंपनी ने किसी मिस्टर जॉन से कोई फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. लेटर ऑन द कंपनी रेपुटेड कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायरस. विद रेफरेंस टू सेम ब्रीफली एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस अंडर द कंपनीज एक्ट. नहीं, मिस्टर जॉन के पास राइट खत्म हो जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, है ना. क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था अल्ट्रा वायरस मैंने आप लोगों को कंपनीज एक्ट में तीन डॉक्ट्रिन पढ़ाई है. पहली पढ़ाई थी मैं अल्ट्रा वायरस, दूसरी पढ़ाई थी एंडोर मैनेजमेंट, और तीसरी पढ़ाई थी कंस्ट्रक्ट नोटिस, है ना. तो अल्ट्रा वायरस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ लिख रखा है तो कंपनी वही वही बिजनेस करेगी जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख रखा है. अगर कंपनी बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज जाके कोई भी काम करती है तो ना कोई कंपनी को सू कर सकता है, और ना ही मिस्टर जॉन के पास कोई राइट्स होंगे, और मिस्टर जॉन अपने पैसों को भी रिकवर नहीं कर पाएंगे. नहीं बात समझ में? क्योंकि मिस्टर जॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मिस्टर जॉन कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रीड करके कॉन्ट्रैक्ट करें. जब कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि कंपनी आयरन रॉड्स की सेल और परचेज कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर जॉन है वो परचेज और सेल, जो आयरन रॉड्स की सेल और परचेज है उनसे रिलेटेड तो सभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो इसका मतलब है मिस्टर जॉन ने भी गलती कर रखी है, उन्होंने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को नहीं पढ़ा, या तो पढ़ा तो इग्नोर कर दिया, एंड कंपनी ने बियॉन्ड द पावर कोई भी एक्ट किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, है ना. आ जाओ. क्या कहते हैं? So the meaning of the term ultra vires is simply beyond the powers. Beyond the power. The legal phrase ultra vires is applicable only to act done in excess of the legal powers of the doers. This presupposes that the powers in their nature are limited. यानी कि कंपनी की जो पावर्स हैं ऑफ कोर्स वो लिमिटेड है. कंपनी ने लिमिटेड वर्क ही कर सकती है. कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बातें लिखी हुई हैं वो कंपनी की लिमिट्स हैं, वो कंपनी का दायरा है, और कंपनी को अगर अपने दायरे को बढ़ाना है तो ऑफकोर्स जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, तब जाके कंपनी अपने दायरे को बढ़ा सकती है. अदरवाइज जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जस्ट लाइक अ लक्ष्मण रेखा है कंपनी के लिए, तो उस लक्ष्मण रेखा के बियॉन्ड नहीं काम कर सकती है. अगर उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करती है तो अनर्थ हो जाता है. तो अभी यहाँ पे क्या है, कंपनी की जो लक्ष्मण रेखा है वो क्या है, कंपनी ना कौन से काम कर सकती है, कंपनी आयरन रॉड्स की सेल और परचेज कर सकती है, लेकिन कंपनी ने मिस्टर जॉन से कोई फाइनेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गए, जॉन भी क्रॉस कर गए और कंपनी भी क्रॉस कर गई, गड़बड़ हो गई. It is a fundamental rule of a company law that object of a company as stated in its memorandum can be departed from only to the extent permitted by the act. Thus far and no further. In consequences, any act done, यहाँ से any act done or a contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company is wholly void. Is wholly void. आई बात समझ में? ये void हो जाएगा. And inoperative in law and therefore not binding on the company. On this account, a company can restrain from employing its fund for the purpose other than those sanctioned by the memorandum. Likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from one of its authorized to carry on. अब यहाँ पे देखो,
The impact of the doctrine of ultra vires is that company can neither be sued on an ultra vires act nor can it sue on. ठीक है ना यार, यहाँ ना कंपनी किसी को सू कर सकती ना कंपनी को कोई भी सू कर सकता है. Since the memorandum is a public document, it is open to public inspection. Therefore, when one deals with a company, one is deemed to know about the powers of the company. If in spite of this you enter into transaction which is ultra vires of the company, you cannot enforce it against the company. आई बात समझ में? तो कंपनी ने अगर बियॉन्ड द पावर काम किया तो कंपनी ने तो गलत किया ही किया. मिस्टर जॉन, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट करो. और आपने गलती करी तो आपकी भी गलती, कंपनी की भी गलती. अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. बायलैटरल मिस्टेक, बोथ साइडेड मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. An act which is ultra vires the company being an act which is ultra vires the company being void and cannot be ratified even by the unanimous resolution. मैम यूनानिमस रिजोल्यूशन क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर भी मिल जाए. मेंबर कहते हैं अच्छा ठीक है, कंपनी ने फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम अप्रूव करते हैं, सही है, हमारी रिजोल्यूशन पास करवा दो. नहीं, यूनानिमस रिजोल्यूशन के बाद भी ये एक्ट रेटिफाई नहीं किया जा सकता. Hence, in the case ABC Limited cannot enter into a contract outside the purview of its object clause of memorandum of association, and it becomes ultra vires and thus null and void. आई बात समझ में? तो ना ही मिस्टर जॉन के पास कोई राइट होंगे ना ही कंपनी के पास. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, फिर से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम की बात करें. Article of Association of XYZ Private Limited provides that Board of Directors can take the loan up to 5 lakh. ओके, मुझे लग रहा है इंडोर मैनेजमेंट का है. Article of Association of XYZ Limited, XYZ Private Limited provides that the BOD can take the loan up to rupees 5 lakh for company by passing the board resolution. ठीक है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में BODs को पावर दी गई है कि वो मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ का जो लोन है वो रेज कर सकते हैं. In that case, the loan amount is in excess of the limit. Special resolution is required. ये कह रहे हैं कि हमने अभी ना पावर जो डायरेक्टर को दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5 लाख रुपीज़ की. बट अगर ठीक है कंपनी को आवश्यकता पड़ती है, उसको ज़रूरत लग रही है कि उसको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो हम ज़्यादा अमाउंट भी प्रोवाइड करवा देंगे, है ना. लेकिन उसके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी कि कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा. ठीक है, सेम एग्जांपल याद दिया था क्लास में, है ना, जब मैं आप लोगों को इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा रही थी ना, वो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन का केस पढ़ाया था, याद आ रहा है? तो ऐसे एग्जाम्पल दिया था ना. हाँ जी मैम, याद आ गया, आ जाओ. तो ये क्या कहते हैं कि इन दैट केस द लोन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, special resolution is required to be passed in the general meeting due to urgent needs of funds. BOD applied for loan in reputed bank for rupees 10 lakh. अर्जेंट आवश्यकता थी, बैंक के डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, लोन के लिए अप्लाई कर दिया एक रेपुटेड बैंक में, विदाउट पासिंग द रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. BOD gave an undertaking to the bank that a special resolution has been passed for such loan. The bank, on believing on such undertaking, lent the money. On demanding on the repayment of loan, company denied the payment as act was ultra vires of the company. Kindly advise. अब देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं. देखो, मैं अगर एक पर्सन हूँ और मैं किसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रही हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से पढ़ लूँ और समझ लूँ, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो मैं कंपनी के साथ कर रही हूँ वो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो पावर्स मिली हैं कंपनी को वो विद इन पावर होनी चाहिए, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे. अगर कंपनी के पास किसी एक्ट को करने की पावर नहीं है और हमने आर्टिकल और मेमोरेंडम को इग्नोर करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. अभी अभी आपने देखा. बट यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को 2 डॉक्ट्रिन्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने एक पढ़ाया था आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और दूसरा पढ़ाया था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. इंडोर मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, कंपनी के लॉ कहता है कि ये किसी भी पर्सन की, जो भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहा है, ये उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को प्रॉपरली पढ़ ले और पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट करे. लेकिन अब कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि 5 लाख का लोन कंपनी रेज कर सकती है और 5 लाख से ऊपर के लोन को रेज करने के लिए
कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब कह दिया है कि हमने रेजोल्यूशन पास करवा लिया, तो फिर अब आउटसाइडर्स को इंटरनली कंपनी में ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी ने एसआर पास करवाया है या नहीं पास करवाया है। आप ये अज्यूम कर लो कंपनी ने जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स है वो कर रखी होंगी। यानी कि मैंने आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ एंडोर मैनेजमेंट में एक अजम्पशन दिलाई थी कि जब भी आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जाओ तो आप इस बात को इंश्योर कर लो कि कंपनी के आर्टिकल और कंपनी के मेमोरेंडम में क्या लिखा है। बाकी कंपनी को जो इंटरनल कार्यवाही करनी है, कोई इंटरनल प्रोसीडिंग्स करनी है, तो आप ये अज्यूम कर लो कि कंपनी ने वो इंटरनल प्रोसीडिंग्स करी होंगी। और अगर कंपनी ने वो आंतरिक कार्यवाही नहीं करी है तो ये केस में कंपनी की जिम्मेवारी होगी, आपकी कोई गलती नहीं होगी, आपकी कोई लाइबिलिटी राइज नहीं होने वाली। ये केस में कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम लोन रेज करने की पावर दी है अभी राइट नाउ 5 लाख की। कह रहे हैं हम इस पावर को, बीओडी की इस पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर बीओडी जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा दे तो कंपनी के बीओडी ने बैंक को एक अंडरटेकिंग दी है कि हाँ हमने रिजोल्यूशन पास करवा दिया, तो बैंक इस बात के लिए अब स्वतंत्र है। वो कंपनी के अंदर इंटरनली जाके चेक नहीं करे कि कंपनी ने एसआर पास करवाया कि नहीं पास करवाया। कंपनी, तुम ये अज्यूम कर लो कि कंपनी ने एसआर पास करवा लिया होएगा और कंपनी ने पास नहीं करवाया, कंपनी ने झूठ बोला है, तो इसमें कंपनी की गलती होगी, आपको पूरा पैसा आपका मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये केस में मिस्टर जो बैंक हैं, बैंक क्या करेंगे, भाई उन्होंने 10 लाख रुपीज़ दिए, कंपनी ने अंडरटेकिंग दी थी कि भाई हमने एसआर पास करवा लिया, तो आप बैंक को तुम पूरा पैसा वापस करोगे। बैंक को जो पूरा 10 लाख रुपीज़ है तुम वापस करोगे। आई बात समझ में? आ जाओ। According to doctrine of enrollment management, persons dealing with the company are presumed, देखो आ गया ना, are presumed to have read the registered documents and to see that proposed dealing is in not inconsistent therewith, but they are not bound to do more। क्या कह रहे हैं? कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम में जो बातें लिख रखी हैं, बस कंपनी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो बातें लिख रखी हैं आप वही रीड करो, बट दे आर नॉट बाउंड टू डू मोर। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दे नीड नॉट इंक्वायर इन टू द रेगुलरिटी ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग्स। कंपनी ने अंदर क्या किया है क्या नहीं किया उससे आपको मतलब नहीं है। आप ये अज्यूम कर लो कि कंपनी को जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स करनी थी वो कर चुकी होगी as required by memorandum and articles. This was also decided in the case of Royal British Bank versus Turpin। मैंने आपको ये केस सुनाया था है ना? In the instant case, XYZ Private Limited have taken the loan from a reputed bank for ₹10 lakh by passing board resolution. While special resolution was necessary for such amount, BOD gave an undertaking to bank that special resolution has been passed। कंपनी कह रही भाई हमने पास करवा लिया, तो वो आदमी थोड़ी ना जाएगा अंदर देखने के लिए, वो उसने विश्वास कर लिया उस पर। For the bank, on believing on such undertaking, lends the money. On demanding the repayment of loan, company denied the payment as act was ultra vires of the company. On the basis of the provision of doctrine of control management, the bank can claim the amount. The bank can claim the amount of his loan from the company, and the bank can believe on the undertaking given by on board and no need to inquire further। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। मैंने आपको दो बताए थे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करती है कंपनी को, अगर किसी पर्सन ने मेमोरेंडम और आर्टिकल को नहीं पढ़ा है और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर इसमें ना कंपनी को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पे आउटसाइडर्स ने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ लिए, अब अंदर क्या हो रहा है वो आउटसाइडर की जिम्मेवारी नहीं है कि आप तुम जाके अंदर देखो। अब ये अज्यूम कर लो कि कंपनी को जो आंतरिक कार्रवाई करनी थी वो कर चुकी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ना हमारे पास 3 तरीके की कंपनी होते हैं ना, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, है ना। होल्डिंग कंपनी को 2 क्लॉज 46 में डिफाइन किया, सब्सिडरी कंपनी को 2 क्लॉज 87 में डिफाइन किया एंड इसको 2 क्लॉज 6 में डिफाइन किया, है ना। और हम एसोसिएट कंपनी को न्यू ब्रीड ऑफ कंपनी भी बोलते हैं, क्यों? यस ना, आ जाओ। होल्डिंग कंपनी, है ना, होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? आ जाओ। होल्डिंग कंपनी मीन्स सर जिसकी सब्सिडरी कंपनी है ना, इसकी सब्सिडरी कंपनी हो। अब कैसे आप होल्डिंग बनोगे और कैसे आप सब्सिडरी बनोगे? अगर मान लो कोई ABC लिमिटेड है, ऐसे देखो,
मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था, एक आर लिमिटेड है ना, एक पी लिमिटेड है। आर लिमिटेड का पी लिमिटेड पे कंट्रोल है पूरा, इनके डिसीजंस पे, तो आर लिमिटेड हो जाएगी होल्डिंग कंपनी। आर लिमिटेड का कंट्रोल है इनके डायरेक्टर्स पे, यानी फिर से आ गया किस पे कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग पावर पे। तो आर लिमिटेड हो गई होल्डिंग और पी लिमिटेड हो गई सब्सिडरी। और अगर आर लिमिटेड ने पी लिमिटेड के अगर आर लिमिटेड ने पी लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर्स को होल्ड करके रखा है, तो आर लिमिटेड हो जाएगी होल्डिंग और पी लिमिटेड हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी, है ना। मैंने बता रखा था आप लोगों को। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी, है ना। आ जाओ डेफिनेशन पे आ जाओ होल्डिंग कंपनी की। क्या कहते हैं, in line with the Company Act 2013, following are the classification of the companies on the basis of control. सबसे पहला कौन सा आता है, holding and subsidiary company. Holding and subsidiary companies means companies are a company is holding in relation to one or more other companies, means a company of which such companies are subsidiary, है ना। तो सेक्शन 2 क्लॉज 46 में ये लिखवाया है कि एक ऐसी कंपनी जिसके बहुत सारे सब्सिडरीज हो, वो हो जाएगी हमारे लिए होल्डिंग कंपनी, है ना। अब बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है। तो सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, है ना। तो पहली कंडीशन मैंने आपको यही बताई थी कि अगर डिसीजन मेकिंग पावर जो है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी में भाई डिसीजन मेकिंग पावर पे होते हैं। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर्स पे कंट्रोल कर लिया, यानी बीओडी पे कंट्रोल कर लिया, तो ऑफकोर्स वो बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। जैसे एक आर लिमिटेड है, उसने पी लिमिटेड के डिसीजन मेकिंग पे यानी इनके बीओडी पे कंट्रोल कर लिया, तो आर लिमिटेड हो जाएगी होल्डिंग और पी लिमिटेड होएगी हमारे पास सब्सिडरी। Exercises or control more than one half of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary company, है ना। एक्सरसाइज कंट्रोल और मोर देन वन हाफ ऑफ द पावर, यानी आर लिमिटेड ने अगर पी लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर्स होल्ड कर लिए, तो ये सब कुछ आर लिमिटेड हो जाएगी होल्डिंग एंड पी लिमिटेड हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना यार। Provided that such class or classes of holding companies as we prescribe shall not have layers of subsidiaries beyond such number as we prescribe, है ना। तो 2 लेयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये सिलेबस में नहीं है आप लोगों के। फिर कंपनी कौन सी कंपनी होती है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइन किया गया। और जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो बहुत सारे न्यू ब्रीड्स ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें हमारे पास एसोसिएट कंपनी भी आई थी, है ना। तो एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी है, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, है ना। जैसे मान लो कोई ए लिमिटेड है, जैसे मान लो कोई ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड ने, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड है। तो अभी ए लिमिटेड ने ना बी लिमिटेड के 20% और मोर शेयर्स को होल्ड किया है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 20% और मोर शेयर्स को होल्ड किया है। तो फिर ये जो बी लिमिटेड है ये क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी बन जाएगी, है ना। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 20% और मोर शेयर्स होल्ड किए हैं, तो बी लिमिटेड बन जाएगी एसोसिएट कंपनी, है ना। जो होल्डिंग नहीं है, in relation to another company means a company in which that other company has significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. तो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 20% और मोर शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये केस में जो बी लिमिटेड है ये हो जाएगी इसके लिए एसोसिएट कंपनी, ठीक है ना यार। एक्सप्लेन फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे लिखा ना कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, है ना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि 20% और मोर की अगर होल्डिंग करके रखी है किसी कंपनी ने बट वो सब्सिडरी ना हो, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। An expression joint venture means a joint arrangement whereby parties that have joint control of the arrangement and have rights to the net asset of the arrangement, है ना। तो joint venture अगर एग्रीमेंट हुआ है तो भी आप एसोसिएट कंपनी कहलाओगे, ठीक है। और अगर 20% आप शेयर, मतलब ए लिमिटेड ने, अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के होल्ड किए 20% और मोर शेयर, है ना, 20% और मोर शेयर, तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 20% शेयर है इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें पेड अप इक्विटी शेयर भी आ जाएगा और इसमें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब जो आज नहीं तो कल इक्विटी में कन्वर्ट हो ही जाएंगे, है ना।
तो अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के इक्विटी भी होल्ड किए हैं एज वेल एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस भी होल्ड किए हैं, तो यस ऑफकोर्स अगर इन दोनों का मिला के 20% और मोर है इसकी कैपिटल का, तो यस ऑफकोर्स बी लिमिटेड एसोसिएट कंपनी कहलाएगी और ए लिमिटेड इसको क्या करिए, होल्ड करिए। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी हमारी खत्म हो जाती है यार कंपनीज एक्ट में। ठीक है ना, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है।